हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा? वी स्टडीड अबाउट क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स हमें किसके बारे में बता रहे थे? ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहे थे। जैसे कि अगर n है तो ये हमें किसके बारे में बताएगा? शेल के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? शेल के बारे में। कि n की वैल्यू अगर 1 है तो k, n की वैल्यू अगर 2 है तो l, ऐसे करके। ठीक, और जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो साइज ऑफ द शेल क्या होगा? इंक्रीज होगा, और एनर्जी उस ऑर्बिट की क्या होगी? इंक्रीज होगी, और शेल की एनर्जी इंक्रीज होगी। फिर दूसरा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। फिर हमारा आया था एजिमुथल क्वांटम नंबर l। ये हमें क्या बताता है? सबशेल के बारे में क्या बताता है? किसके बारे में बताता है? सबशेल के बारे में। और l की वैल्यू क्या होती है? 0 to n-1। तो अगर l की वैल्यू 0 है तो s सबशेल, l की वैल्यू 1 है तो p सबशेल, l की वैल्यू 2 है तो d सबशेल, l की वैल्यू 3 है तो f सबशेल। तो इस तरीके से हमारा ये किसके बारे में बताता है? सबशेल्स के बारे में बताता है। ठीक है, अच्छा फिर हमारा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml। ये क्या होता है? -L2 + L। ये हमारा ओरिएंटेशन बताता है। क्या बताता है? ओरिएंटेशन और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है तो नंबर ऑफ ml, नंबर ऑफ ml क्या होता है? 12 + 1 होते हैं। जैसे कि l = 0 के लिए आपका ml क्या होगा? 0। तो देखो 2 × 0 + 1, एक ही ml होगा। कितने ml है? 1, है ना। अगर l की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यू क्या होगी? -1, 0 और 1। तो अब देखो 12 + 1 में पुट करो। 2 × 1 = 2 + 1 3। देखो 1 2 3। फिर l की वैल्यू अगर 2 है तो ml क्या होगा? -2 -1 0 1 2। तो कितने? 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे पुट करो। 2 × 2 = 4, 4 + 1 5। ये हमारा क्या हो गया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक होता है हमारा स्पिन, इसको s से भी रिप्रेजेंट करते हैं और m सफिक्स में s से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू +1/2 और -1/2। ठीक है, ये हमें बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है अपने ऑर्बिटल में किस तरीके से क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एरो किधर को होगा? ऊपर की तरफ होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में एरो नीचे की तरफ। तो ऊपर के लिए 1/2 और नीचे के लिए -1/2। ठीक है, तो एक बार हम सबशेल्स के हिसाब से एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एक हम टेबल बना लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले n की वैल्यू अगर क्या है? 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0। l की वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब कि इसमें l की वैल्यू 0। ठीक है, तो इसका मतलब केवल इसमें एक होगा, दैट इज 1s। ठीक है, 1s। तो 1s। अच्छा, तो अब ml की वैल्यू क्या होगी? उसकी भी वैल्यू 0 होगी। तो जो हमारा 1s होगा वो ये हमारा हो गया 1s ऑर्बिटल। ठीक, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे आएंगे, एक और ये दूसरा। ठीक, ये n = 1 की बात हो गई। ठीक, अब हम आते हैं n = 2 पे। n = 2 पे हम आते हैं। तो जब हम n = 2 की बात करेंगे तो अब l की वैल्यू एक बार क्या होगी? 0, और एक बार l की वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि 0 to n-1। तो 0 के लिए ml तो हमारा 0 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2s, है ना। l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0 का मतलब किसकी बात कर रहे हो? 2 और 0 s, क्योंकि l की वैल्यू 0 s पर रिप्रेजेंट करता है, तो 2s की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? 2s सेव हो गया। ठीक है, 2s। अब l की वैल्यू 1 का मतलब किसकी बात कर रहे हैं? p की, 2p की बात कर रहे हैं। तो ml क्या हो जाएगा? -1 0 और 1। तो अब 2p में कितने हैं आपके? 3 ऑर्बिटल आएंगे। कितने ऑर्बिटल आएंगे? 3 ऑर्बिटल।
1 2 और 3, ऊपर नीचे और ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। ये हमारा 2p हो गया। इसका ओरिएंटेशन 0, इसका भी ओरिएंटेशन 0, इसका -1 0 और 1। ये हमारा क्या हो गया, n = 2 की बात हो गई, ठीक। फिर ऐसे ही हम किसकी बात कर लेते हैं, एक बार n = 3 की बात कर लेते हैं। तो अब l की वैल्यू क्या होगी, एक बार l की वैल्यू 0 होगी, एक बार l की वैल्यू 1 होगी और एक बार l की वैल्यू 2 होगी। 0 से लेके 2 तक जाएगा, क्योंकि l की वैल्यू 0 to n-1 होती है, 0 to n-1 होती है। तो l की वैल्यू 0 के लिए फिर से वही 3, तो ये क्या हो गया 3s। तो आपकी ml की वैल्यू तो 0 होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3s, ये हमारा बन गया 3s, इसका ओरिएंटेशन 0। अब l की वैल्यू 1 मतलब कि क्या हो गया आपका 3p। अब यहाँ पे ml की वैल्यू क्या होगी, -1 0 और 1, तो ये हमारा क्या बन गया 3p बन गया, ठीक है 3p। तो ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है, ये हो गया हमारा 3p। फिर l की वैल्यू 2 मतलब कि d, तो 3d। तो हमारा ml क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 और 2, तो कितने 5 है d में, तो यहाँ पे हमने क्या बना लिया 3d, ठीक है 1 2 3 4। सब में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ऊपर की तरफ ओरिएंटेड होंगे और एक ये नीचे की तरफ। ये हमारा हो गया 3d। इसका ओरिएंटेशन -1 0 1, यहाँ पे -2 -1 0 1 और, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या यहाँ पे हम लिखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं पहले हम लिखें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ सबशेल्स एंड ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ सबशेल एंड ऑर्बिट्स। तो इसमें सबशेल कितनी है, एक, केवल s है, तो नंबर ऑफ सबशेल कितनी है, एक, और ऑर्बिट भी कितना है, एक। इसमें यहाँ पे एक सबशेल है और एक ऑर्बिट है, यहाँ पे एक सबशेल है और 1 2 3 ऑर्बिट है। यहाँ पे 1 सबशेल है, 1 ऑर्बिट, 1 सबशेल, 3 ऑर्बिट, 1 सबशेल एंड 5 ऑर्बिट। ये तो भी हमने अलग अलग कर लिया। अब अगर हम पूरे n की बात करें तो इस पूरे n में 1 सबशेल 1 ऑर्बिट, तो 1 सबशेल एंड 1 ऑर्बिट, 1 सबशेल एंड 1 ऑर्बिट, ठीक है। अच्छा, इसमें बात करो टोटल सबशेल कितनी है, s और p, तो 2 सबशेल है और टोटल ऑर्बिट कितने हैं 4, ठीक। इसमें 1 2 3 n = 3 में 3 सबशेल है, ऑर्बिट कितने हैं 5 और 3 8 + 1 9, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, जो नंबर ऑफ सबशेल है हमेशा नंबर ऑफ सबशेल किसके बराबर है, n के बराबर है। देखो जब n की वैल्यू 1 है तो टोटल सबशेल 1 है, n की वैल्यू 2 है तो टोटल सबशेल 2 है, n की वैल्यू 3 है तो टोटल सबशेल 3। अच्छा, फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ये जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ। तो इसका मतलब देखो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो होंगे इसमें या फिर ऑर्बिटल्स, वो क्या होंगे आपके n² होंगे। देखिए 1 पे 1 का स्क्वायर 1, जब n की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, n की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही n की वैल्यू अगर 4 होगी तो 4 का स्क्वायर 16। इसका मतलब जो हमारी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं वो क्या है, n का स्क्वायर है, वो हमारा क्या है n का स्क्वायर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर। अब ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। मतलब जो ऑर्बिट्स है उनका डबल कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 4 ऑर्बिट्स हैं तो 8, 9 ऑर्बिट्स है तो 18, है ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे 2n², नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का डबल, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके n² है,
तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो जाएंगे 2n स्क्वायर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 2n स्क्वायर। मतलब कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 18, फोर्थ शेल में ऐसे ही 32 इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हमें पहले भी हमने पढ़ा था 10th क्लास में 2, 8, 18, 32 इस तरीके से। बट ये सब शेल्स में कैसे डिवाइडेड है और कैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अब वो हम आगे देखेंगे। तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो आप कभी भी देखिए, जब हम 10th क्लास वाले भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें सोडियम का करना है, हाँ इसका करना है सोडियम, तो सोडियम का Na क्या 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,8,1। मतलब कि ये अगर न्यूक्लियस है तो इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस वाले में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर इस वाले में 1 आएंगे। ठीक, अच्छा अब अगर आप देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ये 1 हो गया। अब अगर आप देखें इसकी एनर्जी सबसे कम है इन तीनों में और इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले कहाँ जा रहा है सबसे कम एनर्जी वाले को। जैसे कि आप अगर जैसे कुछ सामान बांटने जाते हो या किसी गरीब को खाना देने जाते हो तो पहले आप किसको दोगे जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो सबसे ज्यादा गरीब है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले उसको मिलेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप चलेंगे। ओके, तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बांटना शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा जिसकी एनर्जी कम है। ठीक, तो वही प्रिंसिपल के हिसाब से हमारा ऑफबाउ प्रिंसिपल है। कौन सा प्रिंसिपल है? ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ का मतलब ही ये होता है कि लो टू हाई, लो टू हाई। ठीक है, तो ये ऑफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से तो द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड such that they go to lower energy shell first। ठीक है, सबसे पहले किसमें जाएंगे? लोअर एनर्जी शेल्स में जाएंगे, फिर वो हायर एनर्जी शेल्स में जाएंगे। ये हमारा क्या है? ऑफबाउ प्रिंसिपल है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है ना? तो जो एनर्जी ऑफ सबशेल इज गिवन बाय यहाँ पे n प्लस एल। किससे? n प्लस एल से। क्या? हायर द value of n plus l, higher the value of n plus l, more is the energy, more is the energy। ठीक है, अगर आपकी n plus l की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। n plus l की अगर आप n plus l की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है तो एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे कि ऐसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक 2s है, एक 3s है, एक 4p है और एक 3d। ठीक है, अच्छा अब इन सब में सबकी n प्लस l की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले किसको लेके चलते हैं? 2s को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब n की वैल्यू इसकी कितनी है? 2 और s है आपको पता है l = 0 का मतलब s, l = 1 का मतलब p, l = 2 का मतलब d और l = 3 का मतलब ओके, एस पी डी एस। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, s इसका मतलब l की वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहाँ पे देखिए n प्लस l कितना आएगा? 2 प्लस 0, इसका n प्लस l कितना आएगा? 2 आएगा। अब ये लो 3s ले लो,
तो n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0, तो इसका मतलब n प्लस l कितना आएगा 3 प्लस 0 कितना आएगा 3 आएगा, 3 इसका 3 हो गया n प्लस l। फिर 4p ले लीजिए अब 4p, n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 1, l क्योंकि p है ना तो l की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब n प्लस l कितना हो गया आपका 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, कितना हो गया इसका n प्लस l 5 हो गया। फिर आप 3d ले लीजिए, तो n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू कितनी है 2 है, l की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब n प्लस l क्या हो गया 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। ठीक, अब देखिए सबसे कम एनर्जी किसकी है, इसका n प्लस l कितना आ रहा है 2, तो इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसकी एनर्जी सबसे कम। ठीक, 3s की इससे ज्यादा है और इन दोनों से कम। ठीक, अब क्वेश्चन आया इन दोनों की बात करो, देखिए यहाँ तो समझ में आ रहा है n प्लस l की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इन दोनों की 5 है। ठीक, तो अब जिसकी कम वैल्यू है तो उसकी एनर्जी कम होगी, तो 2s की 2 हो गई, हाँ सबसे कम हो गई, फिर 3s की हो गई। अब इन दोनों में किसकी ज्यादा है किसकी कम है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों के n प्लस l की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है, दोनों के n प्लस l की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। तो अगर दोनों के n प्लस l की वैल्यू सेम आ रही है तो जिसका n बड़ा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ भी n प्लस l 5 आ रहा है, यहाँ भी n प्लस l 5 आ रहा है। ठीक, अब दोनों का n देखो, इसका n कितना है 4 है और इसका n कितना है 3 है, तो अगर n प्लस l की वैल्यू बराबर आ रही है तो जिसका n ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब 4p की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसके बाद 3d की एनर्जी आएगी, फिर आपकी आएगी 4p की एनर्जी। तो अगर पहली बात, तो जिसका n प्लस l ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका n प्लस l कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि n प्लस l सेम आ रहे हैं दोनों के, हाँ, तो जिसका n बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका n बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। किस कंडीशन में, अगर n प्लस l की वैल्यू सेम आती है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन ये आया कि हम इलेक्ट्रॉन भरे कैसे, कि ये तो हमें पता चल गया कि हमें इस तरीके से भरना है, पहले हम n प्लस l से चेक करें, फिर हम उसमें डालें इलेक्ट्रॉन क्यों जिसकी एनर्जी कम है, तो बार बार आप ऐसे चेक कर नहीं सकते, तो ऑफबाउट के हिसाब से टेबल, इस प्रिंसिपल के हिसाब से हमने क्या बनाई, एक टेबल बनाई, एक टेबल बनाई, फिर उसके हिसाब से हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते। कैसे, जैसे कि n की वैल्यू 1 है, ठीक है, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 7 तक। क्यों, 10th क्लास अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो हमारी 7 पीरियड्स होते हैं, तो इसीलिए हमने n की वैल्यू कहाँ तक ली 7 तक। ठीक है, इसीलिए हमने n की वैल्यू कहाँ तक ली 7 तक। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए पीछे हमने पढ़ा था n = 1 में केवल एक आपका सेल होती है, वो क्या होती है हमारी 1s। और देखिए s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, p में कितने आ सकते हैं 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स लिखते हुए चलेंगे, तो 1s2। ठीक, अच्छा n = 2 में क्या क्या आ सकता है 2s2 और 2p6। n = 3 में क्या आ सकता है 3s2, 3p6 और 3d10। फिर n = 4 में क्या आ सकता है 4s2, 4p6,
4d10 फिर 4f14। ठीक है, ये जो ऊपर लिखे हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस सबशेल में आ सकते हैं। ठीक, अच्छा 1 2 3 4, अब 5 6 7 में यही एज कॉपी कर दीजिए। मतलब ये तो लगा दोगे 5 6 7, ये क्या हो जाएगा 5s2 6s2 7s2, यहाँ पे 5p6 6p6 और 7p6, फिर यहाँ पे 5d10 6d10 एंड 7d10, यहाँ पे 5f14 5f14 6f14 और ये 7f14। ये हमारी टेबल बनी। अब इससे ये आता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए 7 से चलिए, 7 6 5 4, ये याद रखिएगा 7 6 5 4। तो यहाँ से हमने लाइन लिखी ऐसे 7 6 5 4। ठीक है, ये लाइन, ये एरो नीचे की तरफ। ठीक है, ये एरो किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। 7 6 5 4 एकदम यहाँ से शुरू किया। देखिए 7 6 5 4 स्केल रख के कैसे लाइन खींच दीजिए, उधर ऐसे करके एरो मार दीजिए। फिर 6 5 4, अब 6 5 4 ये। ठीक है, उसके ऊपर बढ़े 6 5 4, ये ऐसे एरो मार दिया आपने। फिर 5 4 3, फिर से लाइन आई 5 4 3, फिर 4 3 4 3, फिर 3 2 3 2 2 ऐसे ही है तो केवल 2 और ये केवल 1। ओके, इधर आप इसके आगे करना चाहे तो 7 6 5 7 6 और 7, ये करना चाहे करें, चाहे तो ना करें, इतने में ही आपकी सारे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे। तो देखिए फिर से पहले 1s2, फिर 2 में 2s2 2p6, 3 में 3s2 3p6 3d10, 4 में 4s2 4p6 4d10 4f14, फिर 5 में 5 वही 4 वाला 5 करके नीचे 6 और 7। फिर जब ये लाइंस खींची हैं, क्रॉस मारा है, पहले यहाँ पे सबसे लास्ट में 7 है, 7 6 5 4 में एक स्ट्रेट लाइन खींची, एरो मार, देखिए हमें बाद में ऐसे चल रहा है। फिर 6 5 4 5 4 3 4 3 3 2 2 और ये 1, इस तरीके से हमें चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं कि हमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब देखिए सोडियम की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग सोडियम का एग्जांपल ले रहे हैं, तो किसकी बात करते हैं, सोडियम की हम बात करते हैं। ठीक है, तो Na सोडियम का कितना होता है 11। अभी तक हम लोग कैसे पढ़ रहे थे 2, 8, 1। अब हम कैसे पढ़ेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है, 1 से ऐसे आए, क्या मिला हमें रास्ते में 1s2, तो लिख लिया यहाँ पे 1s2। ठीक, फिर यहां से आए, क्या मिला हमें 2s2, लिख लिया हमने 2s2। फिर हम यहां से आए, क्या मिला हमें 2p6, तो हमने क्या लिख लिया 2p6। फिर 2, देखिए ऐसे आए, पहले 1s2 मिला 1s2 लिख लिया, फिर आए क्या मिला 2s2 मिला 2s2 लिख लिया, फिर यहां से स्टार्ट किया 2p6 मिला 2p6 लिख लिया, उसके बाद क्या मिल रहा है 3s2, तो हमने क्या लिख लिया आगे 3s2। ठीक है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन देखो कितने हो गए 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12। तो हम 12 ना लिख करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, मतलब 2 ना लिख करके यहाँ कितने कर देंगे 1। ये जो ऊपर लिखा होता है ये लिखा है S2, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और 2 से कम तो हो ही सकते हैं ना, जैसे P में 6 आ सकते हैं मैक्सिमम, और 1 2 3 4 5 या 6, P में 7 नहीं आ सकते।
ओके, तो ये हमारा किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, ऐसे ही सपोज कैल्शियम का बोल दिया जाए, कैल्शियम का इसका कितना होता है? 20। ठीक है, अब हम लोग वो वाला, तो ये पहले यहाँ पे एक बार ये देख लीजिए 2, ये वाला हो गया 8, 6 और 2 8 और ये 1, 2 8 1। अच्छा, कैल्शियम का आप देख लीजिए, कैल्शियम का कितना होता है? 20। तो चले आप ऐसे 1s2, ठीक है, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, ठीक है, फिर 3p6, ठीक है। अब देखिए आपके कितने हो गए? 2 + 2 4, 4 + 6 18, है ना। इसको एक बार थोड़ा बड़ा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये आपको बिल्कुल कैसे, कैल्शियम का कितना है? 20, ठीक है। तो 20 का कैसे? 1s2 2s2 2p6, ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर 3p6। आप देख लीजिए 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, ठीक है। तो 18 आ गया, 3p6 तक आ गया। तो आपको अगला क्या लिखेंगे? 4s2, उसके बाद 4s2। तो देखो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18 + 2 20। तो ये हमारा किसका हो गया? कैल्शियम का हो गया। किसका हो गया? कैल्शियम का हो गया। तो इसी तरीके से हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आपको बस यही पैटर्न फॉलो करना है। 1s2 2s2 2p6 3s2, ये आपका एनर्जी के हिसाब से ही पूरा टेबल चल रही है। अब देखिए 3d और 4p में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? देखिए 3d और 4p में इसका n + l कितना आएगा? 3, और d के लिए कितना होता है? 2 5, और इसका 4, और p के लिए l कितना होता है? 1, तो इसका भी 5। तो दोनों का 5 आ रहा है, और n की वैल्यू किसकी बड़ी है? इसकी। तो 4p की एनर्जी ज्यादा है। तो देखो 4p बाद में आ रहा है, 3d पहले आ रहा है। आप ऐसे आए, 4p बाद में आ रहा है, 3d पहले आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इनका ऑर्बिटल्स कैसे भरेंगे वो देख लेते हैं। इनका ऑर्बिटल्स कैसे, जैसे जो ऑर्बिटल्स हमने बनाए थे कैसे बनेंगे, ये आप देख लो एक बार। तो देखो जैसे 1s2 है, अब यहाँ पे पहले s बनाया, ये s हो गया 1s2। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे को ओरिएंटेड है। फिर 2s2, फिर से 2s बनाया, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर को ओरिएंटेड है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे को ओरिएंटेड है, 2s2, ठीक। फिर 2p6, ठीक है। p में कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ये 2p6, तो कैसे? 1 2 3 4 5 6, ठीक। फिर 3s1, ये हो गया 3s1, ये एक इलेक्ट्रॉन केवल ऊपर। तो ये हमारा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो कैसे? 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अच्छा, अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है, जो ये 2p6 है, ठीक है, इसको हमने कैसे फिलअप किया? देखिए अभी आपको समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं। जैसे कि सपोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मान लो आता आपका कुछ करके p में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक तो आप कैसे भरते? ये है आपका p, ओके। तो 1 2 3, ओके। ना कि ऐसे, कभी भी ऐसे मत भरना 1 2 3। ये भी p3 है, ये भी p3, बट ये क्या है? गलत। जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे
पहले सारे ऑर्बिट को सिंगली फिल्ड करेंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले आप सारे ऑर्बिट्स को सिंगली फिल्ड करेंगे, फिर आप उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ये कौन सा रूल है? हंस रूल। कौन सा रूल है? हंस रूल। ठीक है, हंस रूल क्या कहता है कि पहले आप फर्स्ट ऑल द ऑर्बिट्स आर फिल्ड, देन वी स्टार्ट द पेयरिंग। ठीक है, कभी भी आप ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6 ना, 1 2 3 4 फिर 4 5 6। ओके, तो हमेशा इसी तरीके से आप फिलिंग करेंगे। जैसे कि डी का भी ऐसे देख लो, सब में चाहे कोई भी आपका हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए D5 है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 2 3 4। तो अब क्या, अगर आपने ऐसे भर दिया, मान लो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। पहले आप सिंगली फिल्ड करेंगे, हर ऑर्बिट को आप पहले क्या करेंगे? सिंगली फिल्ड करेंगे। याद रखना 1 2 3 4। तो पहले 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5, फिर आप पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। आप पहले ही पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। तो हंस रूल क्या कहता है कि जब भी हम ऑर्बिट भरते हैं तो पहले हम क्या करते हैं? सबको सिंगली फिल्ड करते हैं, सबको सिंगली फिल्ड करते हैं, देन आफ्टर वी स्टार्ट देयर पेयरिंग, फिर उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। पहले सारे ऑर्बिट्स को आप सिंगली फिल्ड करेंगे, फिर उसके बाद आप उसकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि आप पहले ही इस तरीके से भरना शुरू कर दो। तो ये हंस रूल है। ठीक है, अच्छा एक चीज और होती है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कुछ एक्सेप्शंस आएंगे। 2 एक्सेप्शंस आएंगे कि आपकी ना ऐसी कंडीशन आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में, ऐसे आएगा S में 2 आएंगे और D में 4 आएंगे। एक तो ये कंडीशन आएगी। फिर लास्ट में S में 2 आएगा और D में 9 आएगा। ठीक है, लास्ट में आएगा इसको। जब भी ये आए अगर, तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको हमें क्या कर देना है? S1 D5 और ये भी S1 और D10। ओके, क्योंकि आपका जो ऑर्बिट होता है, जो भी शेल होती है, सब शेल, देखो सब शेल स्टेबल कब होती है? जब वो हाफ फिल्ड हो। क्या हो? हाफ फिल्ड हो या फिर कंप्लीटली फिल्ड हो, या फिर कैसी फिल्ड हो? कंप्लीटली फिल्ड हो। ठीक है, हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो, तब हमारी जो सबशेल है वो क्या होती है? स्टेबल होती है। तो D के केस में कई बार ऐसा होता है, देखो ये S2 कंडीशन है, ऐसा आता है S2 और D4 हो जाता है हमारा। ठीक है, S2 और D4 हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? ये तो D तो S वाली देखो, S2 देखो कैसा बना आपका ये, और D4 कैसा होगा? 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? D4 और ये हो गया S2। ठीक, अब इस केस में D आपका स्टेबल नहीं है, लेकिन S स्टेबल है। अगर S का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये वाला S का इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट के यहाँ चला गया, अब ये भी स्टेबल है क्योंकि S तो हाफ फिल्ड है, 2 का आधा 1 होता है, और D5 हो गया, ये भी स्टेबल है। सेम यहाँ पे भी आता है। ये कौन से केस में होता है? जैसे कि अगर हम लोग इसका लेके चले, सपोज क्रोमियम का लेके चलते हैं। हाँ, क्रोमियम का 24 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू कर लिया। तो पहले क्या है? 1s2, फिर क्या आएगा? 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3d4। क्या है आपका 3d4। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा मैं लिख देता हूँ। क्या आएगा आपका क्रोमियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 और 3d4। ठीक है, 3d4 ये हमारा किसका आया, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया। अगर कन्फ्यूजन देख लीजिए, 6 + 2 + 2 10, फिर 6 + 2 + 2 20 और 4 24 हो गया। अब देखिए कैसे 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 फिर 4s2 फिर 3d4 ले लिया। ठीक है, अब आप इसको तो छोड़ दीजिए, लास्ट में देखिए ये दोनों हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4s1 कर देंगे और 3d5 कर देंगे। ठीक है, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ये हमारा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलरली कॉपर का देखिए, कॉपर का कितना होता है 29 होता है। तो इसका देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 4s2 3d9। ठीक है, लास्ट में हमारी ये कंडीशन आई, क्या आया 4s2 और 3d9 ये सिचुएशन आई 4s2 और 3d9। तो फिर से हमें यही करना है, क्या ये 2 का क्या कर दोगे आप 1 और 9 का क्या कर दोगे 10। ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर होगा। तो हमेशा याद रखना, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी आ रही है एंड में 4s1 और 3d4, मतलब s में 1 आ रहा है और d में 4 आ रहा है, तो इसको क्या, सॉरी s में 2 आ रहा है और d में 4 आ रहा है, तो इसको क्या कर दोगे s1 और d5 कर दोगे। ऐसे ही यहाँ के लिए भी अगर आपका s में 2 आ रहा है और d में 9 आ रहा है, तो इसको क्या कर दोगे s1 और d10 कर दोगे, s1 और d10 कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके हिसाब से कर सकते हैं। और ये एक्सेप्शन मैंने आपको समझा दिया है, क्रोमियम और कॉपर के केस में आएगा और आगे भी आएगा। जब भी लास्ट में एकदम अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आप ऐसे कर देंगे, और ये वाली सिचुएशन आ रही है तो आप ऐसे कर देंगे। ठीक है, अच्छा, फिर पॉलीज रूल तो हमें पता ही था कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम, वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अच्छा, हंस रूल हमें पता चल गया। हंस रूल क्या कहता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले सारे इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल्ड करेंगे, फिर उनकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इस पैटर्न से हम चलेंगे ऑको प्रिंसिपल से। सेकंड, जो आपकी शेल्स होती हैं, सब शेल्स होती हैं, अगर हाफ फिल्ड है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और कंप्लीटली फिल्ड है तो वो स्टेबल है, बाकी कंडीशन में वो ज़्यादा स्टेबल नहीं। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हो गया, क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हो गया। अब बस एक चीज बची है, शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, फिर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।